ईरान अब तक दावा कर रहा था कि गाजा का युद्ध हमास जीत चुका है, लेकिन ट्रंप के एक फैसले ने यह पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रेटर इजराइल बनाने वाला एक बड़ा कदम उठा लिया है और ट्रंप के इस फैसले ने एक नया युद्ध भड़काने का पूरा खतरा पैदा कर दिया है। गाजा में फिर फटेंगे बंकर बस्टर? क्या गाजा पर फिर बमबारी शुरू होने वाली है? क्या गाजा में फिर मचेगा कोहराम? क्या फिर शुरू होगा युद्ध वाला हाहाकार? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ से पहले गाजा के सीज फायर पर हमास की भी मुहर लगी और इजराइल ने भी माना कि बमबारी बंद करेंगे। उस बमबाजी वाले मिशन को शुरू करने का सिग्नल खुद ट्रंप ने दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। ऐसा यू टर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म न होने वाले युद्ध की शुरुआत कर रहा है। डर यह है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर डील फंस सकती है। अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ देखा गया, वो युद्ध विराम वाला जोश एक झटके में बिखर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 1, ट्रंप ने कहा है क्लीन आउट गाजा, यानी गाजा पूरा साफ कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जॉर्डन और मिस्र के साथ बाकी अरब देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर बसाएं। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 3, इजराइल को 2000 पाउंड यानी 900 किलो वाले बंकर बस्टर बम फिर से सप्लाई करने की मंजूरी दे दी गई है। इस बम की सप्लाई पर पहले बाइडेन सरकार ने रोक लगा दी थी ताकि गाजा में इजराइल की बमबारी आम लोगों को टारगेट न बनाए। ये तीनों बातें डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, यानी हजारों मीटर ऊपर आसमान में ट्रंप ने जो कहा, अब उसका बहुत बड़ा असर जमीन पर पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया में लगी आग का हालचाल लेने पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की आग के बाद अब गाजा में दोबारा आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने गाजा के सीज फायर पर एटम बम गिराने वाला काम किया है। यह खबर इस वक्त दुनिया भर की हेडलाइन बन गई है। अमेरिका की मीडिया ने इसे फ्रंट पेज पर रखा है। सभी बड़े अखबार और न्यूज एजेंसियों पर ट्रंप के नए फैसले को प्रमुखता से देखा गया, चाहे अमेरिका हो या यूरोप। बड़े बड़े अखबार और बाकी मीडिया में भी यही खबर छपी है कि ट्रंप पर गाजा को क्लीन आउट करने की बात कह रहे हैं। बड़े बड़े अखबार और बाकी मीडिया में भी यही खबर छपी है कि ट्रंप अब गाजा को क्लीन आउट करने की बात कह रहे हैं। अरब मीडिया में भी यही खबर छाई हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप का ये नया फैसला क्या गाजा के सीज फायर को एक बड़ी मुश्किल में डाल सकता है? गाजा में युद्ध विराम लागू होने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात की है। ट्रंप ने दोनों अरब देशों से कहा है कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास में समर्थन करें या कहें कि उन्हें अपनी जमीन पर बसाएं। इसका मतलब साफ है कि गाजा को क्लीन आउट किया जाएगा और फिर गाजा के लाखों लोगों को मिस्र और जॉर्डन के अलावा बाकी अरब देशों में जबरदस्ती बसा दिया जाएगा।
लेकिन गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में एक बड़े युद्ध की घंटी बजने लगी है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हमला कर रही है। हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस ऑपरेशन में जेनिन ब्रिगेड के कई लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। जॉर्डन ने इजराइल को आगाह कर दिया है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक इलाके में युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा युद्ध के बाद यह इजराइल का वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। वेस्ट बैंक की आबादी करीब 30 लाख है और ये इलाका इजराइल की कई तरह की नाकेबंदी के बीच भी एक नया वॉर जोन बनता जा रहा है। इजरायली वॉच टावर यहां हर मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और इजराइल की सेना का ऑपरेशन भी यहां लगातार जारी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन की तस्वीरों ने जॉर्डन को बेचैन कर रखा है, क्योंकि फिलिस्तीन के इस इलाके का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है। We need to watch the West Bank, and what's happening in the West Bank should not be allowed to lead to what has happened in Gaza. I.e., we cannot afford another war. ऐसे में क्या जॉर्डन और मिस्र ट्रंप के ऑर्डर को मानेंगे? आखिर गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को अरब देश कैसे देख रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। माना जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों की पूरी आबादी गाजा से हटकर अरब देशों में भेज दी जाए, यानी गाजा को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। ट्रंप ने इस प्लान को लागू करने के लिए मिस्र और जॉर्डन से भी मदद मांगी है, या यूं कहें कि उन्हें एक तरह से ऑर्डर ही जारी कर दिया है। मिस्र और जॉर्डन पहले से ही अमेरिका के पक्के दोस्त हैं और इजराइल से भी दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं। गाजा युद्ध को लेकर भी वो इजराइल के खिलाफ आक्रामक नहीं रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि गाजा में सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए वहां के लोगों के लिए अरब देशों में एक अलग जगह पर घर बनाने की जरूरत है, जहां वो सुकून से रह सके। गाजा में सीज फायर के बाद हमास वापस सड़कों पर आ चुका है। 19 जनवरी को 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ है। इजराइल बंधक रिहा किए जा रहे हैं और 4 महिला सैनिक युद्ध विराम में दूसरे चरण की रिहाई के दौरान छोड़ी गई हैं। Israel has just released 200 Palestinian prisoners in exchange for 4 Israeli female hostages that were being held in the Gaza Strip. This is just the latest of what's going to be several Palestinian prisoner for Israeli hostage exchanges between Israel and Hamas during the ceasefire that paused the war in Gaza. Now, the vast majority of these 200 prisoners that were released were actually received life sentences, and 70 of them are being forced to live in exile because that was part of the agreement. हमास ने दूसरे राउंड में जिन इजरायली सैनिकों को रिहा किया है, उनमें शामिल हैं 20 साल की करीना अरियेव, 20 साल की ही डेनेलिया गिलबोआ, इसके अलावा 20 साल की नामा लेवी और 19 साल की लिरी अलबाग। इन चारों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा किया था। अब ये चारों महिला सैनिक सही सलामत इजराइल में पहुंच चुकी हैं और अब अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच 6 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। 15 महीने बाद ये महिला सैनिक अपने परिवारों से मिली हैं। इन लम्हों का इंतजार ये लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन हमास और इजराइल के सीज फायर में बहुत वक्त लग गया। However, there are still hostages left in Gaza, and some of those families whose members are still inside said that they are concerned for their safety. This does offer, they said, a bit of encouragement that this is the second release so far. They're hoping it is going to continue, but the ceasefire is fragile, and they say that every day where their loved ones are still inside is another day where they are at risk of not coming out alive. 6 हफ्ते के सीज फायर में शर्तों के मुताबिक इजराइल अपने हर नागरिक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जबकि इजराइल अपने हर सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इस बार 4 इजरायली सैनिक रिहा किए गए हैं, तो इसके बदले 200 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। वेस्ट बैंक में रमल्लाह में जब इजराइल ने 200 फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया, तब भी मजमा देखने मिला था। इसमें कई कैदी ऐसे थे जो 3 दशकों से इजराइल की जेल में बंद थे। इससे पहले इजराइल ने 19 जनवरी को 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसलिए युद्ध विराम को लेकर गाजा और इजराइल
दोनों तरफ से लोगों को काफी उम्मीद जगी। Some with life sentences and many with lengthy sentences, dozens actually, arrived here in the West Bank city of Ramallah, and they were received like heroes. Palestinians, their fans, their family, their friends mobbed the Red Cross buses that came through the city of Ramallah. They couldn't even get out of the bus, and they were carried like rock stars on the shoulders of these massive crowds. Of course, though, to Israelis, they remain terrorists, and this remains a very polarizing, but at least in the West Bank, celebratory moment. गाजा में तबाही के बाद अब वहां के लाखों लोग अपने अपने इलाके में लौटना शुरू कर चुके हैं। गाजा पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहां अब कोई इमारत तो नहीं बची, लेकिन वो अपनी जमीन पर नई शुरुआत करना चाहते हैं, और यही सीज फायर के बाद गाजा के लोगों का इरादा भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर कराया और अब उनका ऑर्डर डबल फायर वाला खतरा बनता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों वाली चिंगारी जो एक नया युद्ध भड़का सकती है, दरअसल इस बात से उनका इरादा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की गाजा क्लीन आउट वाली बात एक तरह से गाजा युद्ध पर उनकी नीति का यू टर्न कही जा सकती है। ऐसा यू टर्न जिसकी उम्मीद ना हमास को थी और ना ही ईरान को, और अरब देश भी ट्रंप के यू टर्न से घबरा चुके हैं। The resistance will stay as long as the occupation stays, as long as repression stays. Resistance to Israel, to Israeli occupation, to apartheid, to genocide, existed before the Iranian Revolution. वैसे इजराइल अब नए युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, फिर चाहे उसके टारगेट पर ईरान हो, यमन हो या फिर उसका कोई और दुश्मन क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करने की मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दे दिया है कि वो इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करे। बाइडेन सरकार ने मई 2024 में इजराइल को 3500 बमों की डिलीवरी रोक दी थी। इसमें 2000 पाउंड के 1800 बम थे और 500 पाउंड के 1700 बम। इसमें बाइडेन सरकार में इजराइल को भेजे जाने वाले 500 पाउंड के 1700 बम की सप्लाई भी रोक के बाद हटा दी गई थी। गाजा के इन धमाकों को देखिए और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारत बची हैं और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। मुमकिन है कि 2000 पाउंड वाले बमों से अब गाजा पर हमले ना किए जाएं, लेकिन इजराइल के दुश्मन तो अभी बाकी हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। और इसीलिए ये साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी अब इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे, और ये ईरान के साथ यमन और इजराइल के बाकी दुश्मनों के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। जिस इलाके में शांति के लिए समझौता हो रहा था, वहां एक बार फिर धमाके शुरू हो चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल का युद्ध फिर से भड़क चुका है और इजराइल के हमले में 15 हिजबुल्लाह समर्थकों की मौत के बाद अब टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। युद्ध समझौते के सिर्फ 60 दिन के बाद भी इजराइल ने सेना की तैनाती वहां लगातार बरकरार रखी है और इसके बाद विस्फोटक झड़प शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ सीरिया ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन काट दी गई, और इस बीच ईरान से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने लगा है और इजराइल ने नए दुश्मन से एटमी युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। तुर्की ईरान की टेंशन बन गया है। तुर्की सऊदी अरब को डरा रहा है।
तुर्की इजराइल के खिलाफ युद्ध का माहौल बना रहा है। तुर्की अमेरिका के विरोध में खड़ा दिख रहा है। तुर्की खाड़ी युद्ध का खलीफा बन चुका है। तुर्की ये सब क्यों कर रहा है? क्या है एर्दोआन का प्लान? बारूद से हमास झुलस गया, जिन मिसाइलों से हिजबुल्लाह बर्बाद हुआ, जिन रॉकेट की बौछार से हूथी लड़ाकों की चीखें निकल आई, जिन हथियारों के दम से इजराइल ने सीरिया को खंडहर बना दिया, उन्हें नए बैटल ग्राउंड में जल्द इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। ये वॉर जोन तुर्की बन रहा है। इजराइल को घेर कर मारने का प्लान है। इस बीच लेबनान में फिर से धमाके शुरू हो गए हैं। इजराइल की सेना ऑपरेशन में तेजी ला रही है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। हिजबुल्लाह फाइटर आवाम के बीच घुल मिल गए हैं। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल विस्फोटक अंदाज में देने लगा है। गफर किला इलाके में इजराइल के 5 हिजबुल्लाह लड़ाकों पर गोलीबारी की गई। हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल के नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन भी अब शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री ने आईडीएफ चीफ के लिए इंटरव्यू लिया है, जिसमें 3 नाम सबसे आगे हैं। इजराइल आर्मी के नए चीफ का नाम फाइनल होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वजह है हिजबुल्लाह चीफ की ये धमकी, जिसमें नईम कासिम ने साफ किया कि लेबनान का सर्वे सर्वा हिजबुल्लाह है, जिसको युद्ध में हराना आसान नहीं। لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، فالمسار السياسي منفصل عن وضع المقاومة. مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس بالتوافق، الرئيس العماد جوزيف عون، ولا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، فنحن مقوم أساسي في تركيبة لبنان ونهضته. इजराइल एक साथ कई युद्ध संकटों में घिरता जा रहा है। नेतन्याहू हमास से समझौते के बाद भी बेचैन हैं। गनीमत बस इतनी भर है कि सुपर पावर का साथ अब भी उसके साथ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ये यकीन दिलाया है कि अगर अब युद्ध हुआ तो धरती से गाजा साफ हो जाएगा। ट्रंप के तल्ख तेवरों ने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के सिग्नल साफ दे दिए हैं। ट्रंप की तेजी से भी ये साफ हो गया है कि अब बारूदी धमाके से आगे का युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा युद्ध जिसका पहला धमाका एटम बम हो सकता है, और इस बार परमाणु हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड तुर्की बन सकता है। वजह है प्रेसिडेंट एर्दोआन की सनक, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ भीषण लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने लीबिया फ्रंट एक्टिव कर दिया है। तुर्की अफ्रीका मॉडल को भी अब फुल प्रूफ बना रहा है। तुर्की सीरिया में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड कार्ड से अरब देशों में पैठ जमा रहा है। तुर्की ने मंगोलिया से भी बिग डील कर ली है। अंकारा में मंगोलिया के प्रेसिडेंट से एर्दोआन ने गलबहियां की, लेकिन उनके सामने भी एजेंडा अपना ही रखा। एर्दोआन का एजेंडा आखिर है क्या? आप खुद सुनिए। İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. एर्दोआन के सिर पर इजराइल से बदला लेने की सनक सवार है। वो हर स्टेज पर नेतन्याहू में खोट गिनाते हैं, इजराइल से युद्ध की जरूरत को समझाते हैं। एर्दोआन इजराइल से तुर्की को खतरा दिखाकर बारूदी बखेड़ा शुरू करने के मंसूबे का इजहार हर मौके पर कर चुके हैं। Mutabakatın başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi haklı olarak
artırmaktadır. इजराइल न्यूज वेबसाइट वाइनेट में रक्षा विशेषज्ञों ने ये अनुमान लगाया है कि तुर्की इजराइल का युद्ध किसी भी दिन शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा वक्त में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की है, ना कि ईरान। इजराइल को ईरान से भी ज्यादा खतरा तुर्की से इसीलिए है क्योंकि उसके पास अमेरिका के दिए एटम बम हैं। तुर्की की सेना भी इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। तुर्की के पास इजराइल को तबाह करने वाले बम और जंगी जेट भी मौजूद हैं। मिसाइल पावर्स के लिहाज से भी तुर्की इजराइल पर भारी पड़ सकता है। तुर्की ने इजराइल की घेराबंदी के लिए कई फ्रंट पर सैन्य तैयारियां भी कर रखी है। सीरिया में तुर्की सैन्य तैनाती में जबरदस्त इजाफा किया गया है। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित बलों की बढ़ती संख्या इजराइल के उत्तर पूर्वी सीमा पर एक खतरनाक माहौल बना रही है। सीरिया के साथ लीबिया में भी तुर्की ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रखी है। उत्तरी अफ्रीका से इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा खोलना तुर्की के लिए असरदार साबित हो सकता है। इस फ्रंट से इजराइल के महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना आसान होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ये मानते हैं कि इजराइल और सीरिया के कुर्द फाइटर में गुप्त समझौता है। तुर्की डर जताता है कि इजराइल कुर्द लड़ाकों की मदद से सीरिया में तख्ता पलट कर सकता है। उसके बाद कुर्द फाइटर तुर्की को करारा जवाब दे सकते हैं और इसी वजह से तुर्की धीरे धीरे इजराइल बॉर्डर के करीब सैन्य तैनाती करने में जुटा हुआ है। मगर एर्दोआन की हर चाल की काट ईरान है, जिसे सीरिया में तुर्की का दबदबा मंजूर नहीं। इजराइल से आगे बढ़कर ईरान ने सीरिया में अब नए युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है। مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه. जिस खतरे को कल तक नेतन्याहू बयां कर रहे थे, उसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर भी दोहराने लगे हैं। दोनों देशों की टेंशन सीरिया के केमिकल हथियार हैं। साथ ही तुर्की आर्मी ने अगर सीरिया के विद्रोहियों को अपने विनाशकारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो फाइटर ग्रुप इजराइल पर भी टूट पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा थिंक टैंक ने तुर्की से जुलानी की बढ़ती नजदीकियों को अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह होने का अनुमान लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने के फैसले को बताया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दमिश्क विजिट में ये साफ कर दिया था कि तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सफाया करने तक नहीं रुकेगा। इस युद्ध में तुर्की का साथ दे रहे कमांडर जुलानी के ग्रुप और सीरियन नेशनल आर्मी के फाइटर तुर्की के हथियारों से ही कुर्दों को मारेंगे। Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. सीरिया के नए घमासान में कौन किस तरफ खड़ा है, जरा इसे भी जान लीजिए। बशर अल असद के भाग जाने के बाद सीरिया में कमांडर जुलानी की हुकूमत है। तुर्की कमांडर जुलानी से कुर्द लड़ाकों का खात्मा करवाना चाहता है। इस पूरे ऑपरेशन में तुर्की सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सहयोगी है, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी संगठन ISIS से लंबी लड़ाई लड़ी है। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह और ISIS ब्रिगेड को मार रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया के अहम मोर्चे पर मौजूदगी बनाए रखना है। ईरान को सीरिया में तुर्की भी अघोषित तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। ईरान सीरिया में दोबारा बशर की वापसी का पक्षधर है। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति के सारे दांव सीरिया में चल रहे हैं, मगर अमेरिका इन सब की काट बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो फोर्स से तुर्की के हट जाने की वकालत भी कर रखी है। अमेरिका को दूसरा खतरा यह है कि तुर्की सीरिया में पैर जमाने के बाद प्रॉक्सी ग्रुप से इजराइल पर हमले करवा सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा जमा रखा है। इजराइल लगातार सीरिया पर बमबारी भी कर रहा है। इजराइल का कट्टर दुश्मन तुर्की इसी वजह से जल्द पूरे सीरिया पर कंट्रोल चाहता है।
हालांकि एर्दोआन के सीरिया ड्रीम को अमेरिका कभी भी सच न होने देने का ऐलान कर रहा है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के दुश्मनों को धरती से साफ करने की भी धमकी दे रहे हैं। अब ये सफाया जिस एक हथियार से मुमकिन है वो कुछ और नहीं, परमाणु बम है। खतरे की बात यह है कि एटम बम तुर्की के पास भी है और वो भी अमेरिका के ही दिए हुए हैं। एर्दोआन के पास नेटो देश का सदस्य होने की वजह से अमेरिका के 100 एटम बम हैं। अगर इतने परमाणु बमों का धमाका हुआ तो कई मुल्कों का नामो निशान इस जमीन से मिट जाएगा।